वेलकम बैक एवरीवन। देखिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए हमने जीएस का उसमें भी ज्योग्राफी का क्विक रिवीजन जो है वो स्टार्ट किया था 6 क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है, ओल्ड वाली। तो ये लास्ट टॉपिक है उसका। उसके बाद 6 क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो है वो कवर हो जाएगी। और टॉपिक का नाम है, दो टॉपिक हैं इसमें, मानचित्र यानी मैप और ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर यानी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो इन दो टॉपिक से जितने ही प्रश्न बनते हैं वो बनाएंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भौतिक मानचित्र यानी फिजिकल मैप में किन्हें शामिल किया जाता है? पठार, मैदान, पर्वत, महासागर, देश या राज्य की सीमाएं। जहाँ पर भी आप पढ़ते होंगे या आपके रूम में ऑफिस में जो है मैप अगर वर्ल्ड का हो और इंडिया का हो तो उस पर लिखा होगा कि फिजिकल है या पॉलिटिकल है। इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, फिजिकल मैप भी पॉलिटिकल मैप भी, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भौतिक मानचित्र यानी फिजिकल मैप में जिसको शामिल किया जाता है वो पठार है, मैदान है, पर्वत है, महासागर है, ठीक है। देश या राज्यों की सीमाएं वो पॉलिटिकल मानचित्र में जो है उनको शामिल किया जाता है। तो 5 को हटा दीजिए, जहाँ जहाँ 5 है वो नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। देखिए, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि पर्वतों, पठार, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र या उच्चवाच मानचित्र या इंग्लिश में फिजिकल मैप उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यों, नगरों, शहरों और गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? ये पॉलिटिकल मैप होता है, ठीक है, राजनीतिक मानचित्र, ऑप्शन नंबर बी। तो राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र, पॉलिटिकल मैप। अब एक है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मानचित्र में जो है किसे किसे शामिल किया जाता है? थीमेटिक मानचित्र में शामिल किया जाता है वर्षा मानचित्र, सड़क मानचित्र, वन तथा उद्योगों के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। तो सारे के सारे हैं, ये डी है इसका आंसर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में जो है 100 प्रश्न आते हैं जीएस में, और 25 से 27 प्रश्न इसमें करंट अफेयर्स के रहते हैं, और कभी कभी 15 से 20 प्रश्न, 23 प्रश्न इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी के मिलाकर रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी यूपीएससी के लिए। देखिए, कुछ मानचित्र हमें विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, ठीक है, रेलवे मानचित्र, वन तथा उद्योगों के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। और इस प्रकार के मानचित्र को बोलते हैं थीमेटिक मैप। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। मानचित्र से रिलेटेड इन चारों ही दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी। देखिए, मानचित्र में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु यानी कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है, और बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम है। और इन बीच वाली दिशाओं की मदद से जो है किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। मानचित्र के संदर्भ में ऋण प्रतीक किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है आर्केटाइप? जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर सहमति हो, जिन प्रतीकों के द्वारा प्राकृतिक स्वरूप को दर्शाया जाता हो, ये सारे के सारे। देखिए, मानचित्र के संदर्भ में आर्केटाइप होता है जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो, इंटरनेशनल लेवल पर। तो मानचित्र के 3 घटक हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। प्रतीक मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है, और प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, और प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। इन्हें ऋण प्रतीक कहा जाता है, जैसे कि रेलवे लाइन, पक्की सड़क, गिरजाघर, कच्ची सड़क। ठीक है, आप अगर मैप में देखोगे तो अलग अलग प्रतीक चिन्ह उनके लिए जो है वो बने होते हैं और साइड में दे रखे होते हैं मैप के। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा वाला कथन सत्य है? जो मानचित्र पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं उन्हें रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं।
और एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया मानचित्र, खींचा गया रेखा चित्र जो है वो खाका कहलाता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो रेखा चित्र मानचित्र के अंतर्गत कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, जो कि याददाश्त यानी आपकी मेमोरी में और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है, और एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र जो है वो खाका कहलाता है। तो ये मैप से जो है 6 प्रश्न निकले 6 क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। अब यहाँ से दूसरा टॉपिक शुरू होता है, वो है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर लाइन की बात हो रही है, ये ना 0 डिग्री, इसी की बात हो रही है। तो विषुवत वृत्त अक्षांश, विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। ऊपर का उत्तरी गोलार्ध है, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध है। और विषुवत वृत्त का प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर होता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव, यह है दक्षिणी ध्रुव। और विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। विषुवत वृत्त से उत्तर तथा दक्षिण की कोणीय दूरी को उसको अक्षांश कहते हैं। ठीक है, देशांतर नहीं कहते। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को जो है देशांतर कहा जाता है। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। तो पहला वाला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा हो गया इनकरेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, केवल 1 और 2। तो केवल कथन 1 और 2 सही है, तीसरा वाला सही नहीं है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, इसकी बात कर रहा है। अब देखिए, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को जो है अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक है, विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री से सभी समानांतर, इनकी बात हो रही है अक्षांश, और ये जो है ये देशांतर है। और विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है, एक काल्पनिक रेखा है जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, किस या किन बिंदु को आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी दक्षिणी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों ध्रुव को जो है आधारभूत संदर्भ बिंदु कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी की आकृति गोल है, इसलिए कोई किनारा नहीं है, ठीक है, जहां से कोई दूरी नापी जा सके, किंतु फिर भी पृथ्वी पर 2 बिंदु उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव निश्चित हैं, और इसलिए इन्हें आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं, यानी बेसिक रेफरेंस पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। नीचे सूची दी गई है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव व्रत। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उत्तरी ध्रुव व्रत यानी आर्कटिक सर्कल, और दक्षिणी ध्रुव व्रत यानी अंटार्कटिक सर्कल। इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा जिन जिन देशों से होकर गुजरती है, ठीक है, भारत में 8 से होकर गुजरती है, और विश्व में जिन जिन देशों से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट है मकर रेखा, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, उत्तर ध्रुव व्रत यानी आर्कटिक सर्कल हो गया 66.5 डिग्री उत्तर, और दक्षिण ध्रुव व्रत हो गया यानी अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री दक्षिण। तो पहले का दूसरा और दूसरे का हो गया तीसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, यानी 2 हैं इसमें। और फिर सी का हो गया 4, सी का 4, सी का 4, सी का 4, किसी में है सी का 4, ये है बी हो गया, ठीक है, और डी का हो गया 1। तो 2 3 4 1। देखिए, विषुवत व्रत यानी 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, उत्तरी ध्रुव, ठीक है, 90 डिग्री उत्तर, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव व्रत है यानी आर्कटिक सर्कल, और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव व्रत है यानी अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है। कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव व्रत के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है। दक्षिणी ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो है वो उष्ण कटिबंध कहलाता है, ये करेक्ट है पहला वाला। लेकिन कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव व्रत यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का क्षेत्र
वो शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, ना कि शीत कटिबंध। ठीक है, ये इस तरह से होगा, इंटरचेंज करोगे तो सही होगा, वरना गलत है। और दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिण ध्रुव के बीच का क्षेत्र वो शीत कटिबंध कहलाता है, और यहाँ शीतोष्ण लिखा है तो ये गलत है। ठीक है, तो केवल अच्छा सही नहीं है पूछा है, तो दूसरा तीसरा सही नहीं है, पहला सही है। इसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हो। ठीक है, ये तो देखिए 0 डिग्री इक्वेटर लाइन हो गई। ठीक है, ऊपर का पूरा उत्तरी गोलार्ध, नीचे का पूरा दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ एक सर्कल है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा है। ये 66.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री दक्षिण, ये 66.5 डिग्री दक्षिण। ठीक है, 66.5 डिग्री उत्तर, ये 66.5 डिग्री दक्षिण। अब देखिए इनको, कर्क रेखा से पहला स्टेटमेंट क्या था, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र। ठीक है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र ये जितना भी है ये उष्ण है। ठीक है, इक्वेटर के दोनों ऊपर नीचे। उसके नीचे सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या था, कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव व्रत के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध है। कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव व्रत यानी आर्कटिक सर्कल के बीच का क्षेत्र ये, ठीक है, और ये आर्कटिक सर्कल के बीच का क्षेत्र ये शीत नहीं है, ये शीतोष्ण होगा, ऊपर भी और ये नीचे भी शीतोष्ण होगा। शीत कौन सा है, शीत होगा ये वाला, ये जो आर्कटिक सर्कल है ना और पूरा नॉर्थ पोल तक का, ये शीत होगा। यहाँ सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ेगी ना, ऐसे नीचे होगा, तो ये उल्टा फुल्टा लिख रखा, ऊपर का नीचे कर दिया, नीचे का ऊपर कर दिया, और इनकरेक्ट ही अपने को बताना है, तो बी है इसका आंसर। ठीक है, बाकी इसमें भी वही चीज़ लिखी है, इसको पढ़ सकते हो आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं और सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है। क्या बोल रहा है ये, 0 डिग्री हो गई, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिण गोलार्ध, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी समानांतर रेखाओं को अक्षांश, ऊपर भी ले लो नीचे भी ले लो। ठीक है, ठीक है। लैटिट्यूड सही है पहला स्टेटमेंट। देखिए पृथ्वी कैसी है, अपनी अंडाकार है, तो ये अगर 0 डिग्री की जितनी लंबाई होगी फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर उसकी लंबाई उतनी नहीं घटती जा रही है ना ध्रुवों की तरफ जाते हुए, यहाँ समान बोल रहा है, तो गलत है दूसरा स्टेटमेंट, केवल पहला वाला ही सही है। तो केवल कथन एक सत्य है, क्योंकि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो अक्षांश रेखाओं का जो आकार है वो घटता जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त से उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को जो है उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और विषुवत वृत्त से दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है तथा दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, ये जो है 0 डिग्री, इसके ऊपर की उत्तरी अक्षांश रेखाएं, नीचे की दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। 12वां प्रश्न है, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है। उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखाएं, ये लैटिट्यूड सॉरी लॉन्गिट्यूड है सारी, ये है ना, जो जोड़ रही हैं नॉर्थ पोल को साउथ पोल से, यानी देशांतरीय या उत्तर रेखाएं हैं ये। अक्षांश रेखाएं तो है नहीं, अक्षांश ये वाली हैं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री है, आर्कटिक सर्कल भी नहीं है। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली जो संदर्भ रेखाएं उनको देशांतरीय यमोत्तर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूडनल मेरिडियन। तो किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए जो है अक्षांश के अलावा यह जानना आवश्यक होगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतरीय यमोत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। देखिए देशांतरों को अंशों में मापा जाता है तथा विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111.321 किलोमीटर होती है तथा यह ध्रुवों की तरफ क्रमशः घटती जाती है। ठीक है, अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी हो रही थी, अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर और देशांतरों के बीच की दूरी कितनी है, 111.321 किलोमीटर, और दूरी घटती जाती है बोल रहा है ये। ठीक है, देशांतरी रेखाओं की दूरी घटती जाती है, यहाँ से देखिए ऊपर जाते हुए ना, देखिए घट रही है ना, बिल्कुल ये देखिए घटती जा रही है ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। देशांतरी यामोत्तर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करेंगे। देशांतरी यामोत्तर अर्ध वृत्त होते हैं, इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, बिल्कुल ऊपर मिल जाते हैं पॉइंट पे। करेक्ट हो गए दोनों के दोनों स्टेटमेंट। देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई एक समान होती है। ठीक है, ये भी सही है। अगर यही चीज़ अक्षांश रेखाओं के बारे में होती तो गलत हो जाता स्टेटमेंट। तो फिलहाल ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, डी हो जाएगा इसका आंसर।
तो देशांतर यामोत्तर अर्धवृत्त है और उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, और जहाँ सभी देशांतर यामोत्तर आपस में मिलती हैं, ठीक है, वहाँ शून्य होती है, ऊपर कोने पर देखिए सब मिल रही हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई जो है वो एक समान होती है, अक्षांशों की नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। किसी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या है? अक्षांश रेखाएं, प्रमुख यामोत्तर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन। स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार है प्रमुख यामोत्तर यानी प्राइम मेरिडियन। तो देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने क्या किया? यह निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, और इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर यानी प्राइम मेरिडियन कहते हैं। तथा इसका मान कितना होता है? 0 डिग्री देशांतर, अर्थात यह स्थान मानक समय निर्धारित करने का आधार बना, और यहाँ से 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक जो है वो गणना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। देखिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट है, प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। ठीक है, 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। देखिए जैसे 0 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित कर रही थी, वैसे 180 डिग्री यामोत्तर इंटरनेशनल डेट लाइन है, उसको पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। तो फिलहाल ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, सी है इसका आंसर। 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। तो प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है तथा 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। इसको देखिए जरा फोटो को, यह है 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, इसको ये पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित कर रही है। यह है 180 डिग्री जो है देशांतर रेखा, यानी ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। तो ये पूर्वी गोलार्ध पूरा, ये पश्चिमी गोलार्ध पूरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। नीचे दिए गए कथन कारण पर विचार करेंगे। ये कथन है, ये कारण है। तो कथन क्या है? ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट घूमती है। पृथ्वी ईस्ट टू वेस्ट घूमती है क्या? वो मैप देखिए ऊपर, फोटो देखिए, वो देखिए पृथ्वी ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तो गलत हो गया ना दूसरा वाला स्टेटमेंट, तो गलत हो गया। तो सिंपल है, कथन सही होगा फिर कारण गलत होगा। ठीक है, बाकी पहला वाला करेक्ट है। ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है, जबकि पश्चिम के स्थानों का समय ग्रीनविच से पीछे होता है। ठीक है, इधर एक दिन प्लस हो जाता है, इसे इंटरनेशनल डेट लाइन के पूरब में, इधर एक दिन कम हो जाता है, माइनस हो जाता है, यानी उधर का पीछे उधर का आगे। तो पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर जो है वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर। अतः वह स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा। ठीक है, इसका आगे होगा, और जो पश्चिम में है ये ग्रीनविच मान लो। ठीक है, इधर का पीछे होगा, इधर का आगे होगा, पूर्व की तरफ का। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। पृथ्वी को अपने अक्ष में 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी 1 डिग्री घूमेगी तो 4 मिनट का समय लेगी। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में कितना घूमती है? 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, यानी 24 घंटे बराबर 360 डिग्री के हो गए, और 1 घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री। 15 की 24 से गुणा करोगे तो 360 आएगा। ठीक है, यानी 1 घंटे में 60 मिनट घूमी। 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट बराबर 15 डिग्री घूमी, तो 1 मिनट में 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट घूमेगी। ठीक है, तो पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूरब में स्थित है तथा ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? ठीक है, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूरब में है, कितना होगा?
1 घंटे 20 मिनट का अंतर होगा उसमें। ऑप्शन नंबर बी। कैसे? देखिए 1 घंटा 20 मिनट सही आंसर होगा। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, तो 20 डिग्री देशांतर 20 चौक 80 मिनट हो गए। तो 80 मिनट का मतलब क्या हो गया? 1 घंटा 20 मिनट। अर्थात अगर ग्रीनविच में 12 बजे होंगे तब उस स्थान पर 1 बजकर 20 मिनट हो रहे होंगे। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। भारत के किस यामोत्तर यानी देशांतर रेखा को भारत का स्थानीय मानक माना जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी। ठीक है। तो भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। इसलिए यह आवश्यक था कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। और भारत में 82.5 डिग्री पूर्व, ठीक है, इसको जो है मानक यामोत्तर माना गया, जो इलाहाबाद यानी प्रयागराज के नैनी के पास से होकर गुजरता है। ये एग्जाम में भी पूछ लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। भारत के मानक समय एवं ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। पीछे है कि आगे है? अर्थ खींचो। प्रधान यामोत्तर या इंटरनेशनल डेट लाइन ग्रीनविच कहाँ पर? यहाँ पर। ये पूर्व दिशा में है ना भारत, तो आगे होगा। 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है। यहाँ इंडिया होता तो पीछे हो जाता। तो भारत का मानक समय यामोत्तर ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, अतः यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। क्लियर? तो 20 ये प्रश्न थे। 14 प्रश्न ये ग्लोब वाले टॉपिक से थे। ठीक है, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, और बाकी 6 प्रश्न जो है वो दूसरे वाले टॉपिक से थे। तो टोटल 20 क्वेश्चन इसमें निकलते हैं। अब इन सभी प्रश्नों को करने के बाद 6 क्लास की जो ओल्ड एनसीईआरटी या ज्योग्राफी की हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है। और ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके है जो चेंज नहीं होती कभी। स्टेट पीसीएस के लिए भी, यूपीएससी सिविल सेवा के लिए भी इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। इन सभी टेस्ट का क्वेश्चन पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हो, वो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही। ठीक है। तो ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। स्टार्ट करेंगे 7th क्लास की एनसीईआरटी जल्दी से।